जितने भी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना इस डमी पेपर को। इतनी बार हम लोगों ने एक एक चीज को कवर अप की है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी डेवलप हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी एनालिसिस के इस डमी पेपर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आपका सिलेबस जो था वो मैं ऑलरेडी खत्म करवा चुकी हूँ। सिलेबस के अलावा हमने आपको क्वेश्चन बैंक्स भी करवा दिए हैं। क्वेश्चन बैंक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं जिनसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। उन सारे क्वेश्चंस को जो कि मैंने यूनिट वाइज आपको शेयर किए हैं, हर एक यूनिट के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 हर एक यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल दोस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। उसके अलावा हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना डमी पेपर, ताकि मेन आपके एग्जाम से पहले आपका एक डमी पेपर अगर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। ये जो डमी पेपर है वो आपके AKTU के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ये है आपका वेरी शॉर्ट, देन आता है आपका लॉन्ग। बाकी सेक्शंस में ऑलरेडी आपको अपलोड करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने बाकी के सेक्शंस नहीं देखे हैं सो आई वुड रिकमेंड कि बाकी के सेक्शंस भी आप देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने वहां पे करवाए हैं सारे क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि ऑल दोस क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी। इसको करने की ट्रिक ये रहनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बस क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर देने की कोशिश करो एंड देखो, चेक करो खुद को कि तुम कितने आंसर सही सही बना पा रहे हो, कितने आंसर सही सही लिख पा रहे हो। ऐसे ही आप पूरा डमी पेपर खुद से सॉल्व करिए। जितना खुद से सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतना तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, किस लेवल पे यू आर राइट नाउ, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेक्शन सी। बाकी सेक्शंस में ऑलरेडी अपलोड करवा चुकी हूँ। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इनके PDF चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जैसे ही आप टैप करोगे आपको सभी क्लासेस के, सभी डमी पेपर के, सभी क्वेश्चन बैंक्स के PDF अवेलेबल हो जाएंगे। वहां से जितने भी PDF हैं आप उनको ले सकते हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना इस डमी पेपर को, जिसमें हमसे सवाल पूछा गया है, डिस्क्राइब मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जब मैंने वेरी शॉर्ट करवाया था तो वेरी शॉर्ट में भी मैंने इसको दिया था। मेरा मोटिव दोबारा से इसको देने का ये है कि ये अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो तुमको कितना लिखना है उसका आंसर मैंने वहां पे लिखवा दिया है। सेम चीज अगर लॉन्ग में पूछी जाएगी तो तुमको कैसे लिख के आनी है। खैर कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही है, जो कॉन्सेप्ट हमने वहां समझा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है सेम है, और एक ही चीज मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ कि इसको भूलने का, इसको दिमाग से उतरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इतनी बार हम लोगों ने एक एक चीज को कवर अप की है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी डेवलप हो जाना चाहिए तुरंत इसको देखते ही कि क्या होता है मास्किंग एजेंट, क्या होता है डीमास्किंग एजेंट। सबसे पहली चीज, इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसको मैम यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो जब जब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो तुम्हारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स का आप यूज करते हो। यहाँ पर होता क्या है मैम, यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली मेटल आयन होता है, मेटल आयन के साथ में लिगेंड होगा। अब जो यहाँ पे मेटल आयन और जो लिगेंड होगा वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, मेटल और लिगेंड क्या करेंगे मैम? मेटल और लिगेंड होंगे वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं मैम? इस कॉम्प्लेक्स को हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। लिगेंड हम यूज मेनली कौन यूज करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में? तुम जिस लिगेंड को यूज करने वाले हो दैट मोस्ट कॉमन लिगेंड इज गोइंग टू बी EDTA। थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम जिस लिगेंड का यूज करते हैं वो EDTA ही होता है। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। इसको तुम फुल फॉर्म को भी आराम से मेंशन करके आओगे। देखो लॉन्ग में अगर पूछा है तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग।
फिर उसमें एक एक चीज आनी चाहिए, इनफैक्ट ये फुल फॉर्म तो कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो हाईलाइट करके आना है इस फुल फॉर्म को। सो मेनली ईडीटीए के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इनके साथ में कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन क्या करेंगे, ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ मेटल आयन Zinc+2। अब ये क्या करेगा, ये एक मेटल आयन है, मेटल तो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कि क्या करेगा, ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेटल ईडीटीए का एक कॉम्प्लेक्स बन करके मिल जाएगा। बट अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स ना बने, लेट अस सपोज वी हैव अ लॉट ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग Aluminium+3, वी आर हैविंग Zinc+2 एंड वी आर हैविंग ईडीटीए। तो दो प्रकार की यहाँ पे मेटल्स हैं और एक लिगेंड भी है, लिगेंड तो वही सेम हमारा ईडीटीए है। हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ इसका कोई रिएक्शन ना हो, इस Aluminium+3 के साथ ये कोई भी टाइप का मेटल कॉम्प्लेक्स ना बने। तो अगर इसकी ऐसे ही हम खोला छोड़ देंगे तो ये लिगेंड इसके साथ में रिएक्शन करेगा, लिगेंड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा। बट वी वांट कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स ना बने, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि इस मेटल को आपको क्या करवाना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड करवाना पड़ेगा। मतलब इसकी आपको प्रोटेक्शन करवानी पड़ेगी, इसकी आपको करवानी पड़ेगी मास्किंग। तो हमें क्या करना है, हमें इसको करना पड़ेगा मास्किंग। अब जैसे ही हम इसको मास्किंग एजेंट के थ्रू मास्क कर देंगे, ये अब क्या हो चुका है, ये अब हो गया है मास्क। अब जैसे ही ये मास्क्ड हो गया है, यानी यूजुअली भाषा में हम लिख सकते हैं कि दिस इज नाउ प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट हो चुका है या फिर ये मास्क हो चुका है। अब जैसे ही ये मास्क हो गया है, अब ये लिगेंड इसके साथ आके कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। जब तक अनमास्क्ड फॉर्म में रहेगा तब तक लिगेंड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा। बट जैसे ही ये मास्क्ड हो गया है, इसने मास्किंग एजेंट से रिएक्शन कर ली है, तो अब इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सेम जिंक और ईडीटीए का बन जाएगा, एल्यूमिनियम एज इट इज रहेगा। तो इसका प्रोटेक्शन हो जाना, यानी इसकी मास्किंग एजेंट के थ्रू ये मास्क हो जाना, इसको बेसिकली हम मास्किंग बोलते हैं। और मास्किंग जिस एजेंट या जिस रिएजेंट के थ्रू करते हैं उनको हम बोलते हैं मास्किंग एजेंट्स। सो अगर मास्किंग एजेंट्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन तुम सिंपली लिख सकते हो, केमिकल्स दैट हाइड इंटरफेयरिंग मेटल आयंस, यानी जो मेटल आयंस को एक तरीके से हाइड कर देते हैं या मेटल आयंस को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देते हैं। हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द मेटल आयंस। हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं हाइड द मेटल आयंस, इंटरफेयरिंग मेटल आयंस, या हम सिंपली लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरफेयरिंग मेटल आयंस बाय फॉर्मिंग स्टेबल कॉम्प्लेक्स और प्रेसिपिटेट। क्योंकि डिमास्किंग एजेंट जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार का स्टेबल कॉम्प्लेक्स या प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, एंड इट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द रिएक्टिंग विद ईडीटीए। यानी एक बार मास्क हो गया फिर ईडीटीए के साथ वो पर्टिकुलरली रिएक्शन नहीं कर सकता, और यही हम क्या कर रहे हैं, यही हम रोक रहे हैं, इसी की हम बेसिकली प्रिवेंशन कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, पर्पस मेनली इसका होता है टू इंश्योर सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द एनालाइट। एनालाइट का सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन, यानी अगर हमारे पास 3 एनालाइट है, हम सिर्फ एक के साथ बनाना चाह रहे हैं, यानी हम उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बाकी दोनों को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी बाकी दोनों की मास्किंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके उनको मास्क करना पड़ेगा। तो मेन यही पर्पस होता है कि किसी भी एनालाइट का सिलेक्टिवली डिटर्मिनेशन करना, ये मेन पर्पस होता है हमारा। मैकेनिज्म्स क्या होती हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करके ये होता है। सो अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स आर देयर, जैसे कि पहला हो गया कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन को ही हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या तो कॉम्प्लेक्सेशन बोल दीजिए या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोल दीजिए। अब इसमें क्या होगा मैम, इसमें कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा। फॉर एग्जांपल सिट्रेट कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मेटल कौन से होंगे, एक तो Iron+3 हो सकता है या आपका Aluminium+3 हो सकता है, फेरिक या फिर Aluminium+3। उसके अलावा तुम्हारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिंपली फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट आयन, जैसे कि सल्फाइड आयन जो इनसॉल्युबल मेटल सल्फाइड बनाते हैं, और इनसॉल्युबल मेटल सल्फाइड्स क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट का ही तो काम करेंगे। उसके अलावा पीएच कंट्रोल, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, ये हमारा मेन मैकेनिज्म्स का हो जाएगा। ओके, कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी कौन कौन से हम मास्किंग एजेंट्स ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने तुम्हें शॉर्ट करते टाइम पे भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर सोडियम सिट्रेट है आपका, तो सोडियम सिट्रेट के लिए आप आयरन, फेरिक या फिर एल्यूमिनियम आयन मेटल आप ले सकते हो, या फिर अगर एल्यूमिनियम ही ले रहे हो तो इसके लिए एक और सिलेक्टिव होता है सोडियम फ्लोराइड, ठीक। उसके अलावा अगर कॉपर या फिर जिंक आप ले रहे हो तो कॉपर एंड जिंक के लिए आप क्या लोगे, फिर कॉपर एंड जिंक के प्रोटेक्शन के लिए या कॉपर एंड जिंक के मास्किंग के लिए वी सिंपली कैन टेक अमोनिया।
सिमिलरली अगर हमारे पास कॉपर के साथ आयरन होता है तो हम किसको ले सकते हैं, साइनाइड। अच्छा, एक और इसमें खास बात याद रखना है कि दिस इज टॉक्सिक, तो बहुत ही ज्यादा कॉशियसली हमको यूज करना पड़ता है, राइट। तो इसको एकदम प्रॉपर हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी मास्किंग एजेंट, यानी इस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द डी मास्किंग एजेंट, हम उसको डी मास्क कैसे करेंगे। देखो, हमने बेसिकली प्रोटेक्शन करके, मास्किंग करके क्या कर लिया, उसकी प्रोटेक्शन कर ली, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो जाकर के लिगेंड के साथ रिएक्शन करे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम +3 को हमने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था, तो ये मास्क था, और इसकी रिएक्शन हम लिगेंड के साथ करवाना चाहते हैं। अभी तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट कर दें, यानी अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो किसी ना किसी डीमास्किंग एजेंट के साथ, तो डीमास्किंग एजेंट क्या करेगा, इसका प्रोटेक्शन तोड़ देगा, इसको डीमास्क कर देगा, यानी जो प्रोटेक्टेड मॉलिक्यूल बना है इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक हो जाएगा ये प्रोटेक्शन। जैसे ही प्रोटेक्शन ब्रेक होगा, तुम्हारा एल्यूमिनियम +3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, एंड इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इमीडिएटली ये अनप्रोटेक्टेड है, अब ये वापस से एज इट इज आ गया। और अब जैसे ही हम इसकी किसी भी लिगेंड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, तुरंत ये मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड तुरंत ही हमें ये कंपाउंड मिल गया। तो ये काम होता है डीमास्किंग एजेंट का, जिसमें मेटल आयन पहले से अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाता है, जिसमें कोई भी मतलब प्रोटेक्शन नहीं होती है, वो क्या होता है, डीमास्क्ड फॉर्म। और डीमास्क फॉर्म पहुंची कैसे, किसी भी डीमास्किंग एजेंट से रिएक्शन करके डीमास्किंग फॉर्म पहुंची है। सो डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है, हम सिंपली लिखेंगे, इट इज केमिकल्स और ट्रीटमेंट्स दैट रिवर्स मास्किंग, यानी मास्किंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, जब हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपका डीमास्किंग का मतलब हो गया रिवर्स ऑफ मास्किंग, यानी उसी प्रोटेक्शन का उल्टा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, रिलीजिंग द मास्क्ड मेटल फॉर टाइट्रेशन और रिमूव्ड, ठीक है। अब ये कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यहाँ पर्टिकुलरली मेथड आते हैं जिनको ये फॉलो कर रहा होता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तुम्हारे पास एसिडिफिकेशन या पीएच चेंज हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, इट प्रोटोनेट्स मास्किंग लिगेंड, जो भी हमारा मास्किंग लिगेंड है उसको प्रोटोनेट करने का काम कर देते हैं। दूसरी चीज है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इट चेंजेस मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर Fe+2 है तो तुम इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगी अगर, तो ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी आपके मेटल की, दैट विल कंप्लीटली चेंज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मास्किंग एजेंट। क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका H2O2 हो सकता है, इसके थ्रू आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो यानी डीमास्क कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, या कोई भी एसिड हो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इनके थ्रू आप बहुत ही इजीली डीमास्किंग कर सकते हो। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लेक्सेशन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डिस्प्लेस करता है मास्किंग लिगेंड को, यानी यहाँ पे मास्किंग लिगेंड चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे एक तरीके से कॉम्पिटिटिव कंपाउंड बनता है कि कौन सा आके कंपाउंड को बना के चला जाए। क्योंकि लॉन्ग में कर रहे हैं तो हमें थोड़ी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी, की पॉइंट्स हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो तुम ऐड ऑन कर सकते हैं। मास्किंग का मतलब क्या होता है, जब जब हम मास्किंग कर देते हैं यानी प्रोटेक्शन कर देते हैं, तो ये एक्यूरेसी को, सिलेक्टिविटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। यानी सिंपल सीधी सी बात है कि अगर कंप्लीट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ानी है, तुम्हें सिलेक्टिविटी बढ़ानी है, इसके लिए तुम कंप्लीटली मास्किंग कर दोगे, क्योंकि मास्किंग की वजह से काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव होती है। दूसरी चीज चॉइस ऑफ मास्क या डी मास्क किस पे डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मेटल पे, कौन सा आप मेटल ले रहे हो, कंप्लीटली डिपेंड करता है एनालाइट पे, एंड डिपेंड करता है पीएच और ईडीटीए की कंडीशंस पे। इन सारी चीजों पे ही आपका डिपेंड करता है कि क्या हमारा मास्किंग है, क्या हमारा डीमास्किंग होगा। फर्दर, अवॉइड टॉक्सिक और इनकम्पैटिबल मास्किंग एजेंट। जो भी हमारे टॉक्सिक मास्किंग एजेंट होते हैं उनको ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं, या जो इनकम्पैटिबल होते हैं, जो अच्छा कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, उनको भी ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं। एंड इट मस्ट बी रिवर्सिबल, यानी यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, कि अगर आपने एक बार मास्किंग कर दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दोबारा उसको अनमास्किंग या डीमास्किंग ना कर पाओ।
ये तुम्हारा रिवर्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल भी इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास्किंग इज अ टेम्पररी प्रोसेस, नॉट अ परमानेंट प्रोसेस। हम एक बार मास्क कर रहे हैं, अगले मोमेंट पे हमें उसको डीमास्क करने की जरूरत पड़ेगी। सो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर मास्क आयन को डीमास्क होना है और अगर तुम्हें उसको डिटरमिन करना है तो बहुत इजीली तुम उसको फर्दर डिटरमिन कर सको, ऐसा होना चाहिए। So that is all about the masking and demasking। अब मैंने इतना डिटेल में तुमको मास्किंग डीमास्किंग पढ़ा दिया ना कि कैसा भी सवाल आएगा इस कॉन्सेप्ट से तुम करके आ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिमॉन्स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड। ओके, हमें कंस्ट्रक्शन भी बतानी है, वर्किंग भी बताना है। डेफिनेटली ये सवाल तो तुम्हें लॉन्ग में ही मिलेगा, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो भाई, शी हमारे पास में क्या होता है मैम, हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। और शी कैसा इलेक्ट्रोड है, याद रखिएगा, शी एक प्रकार का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। जस्ट डू रिमेंबर कि शी क्या होता है, शी मैम एक प्रकार का हमारे पास में रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। शी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा, है ना। स्टैंडर्ड का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया मैम, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई ना कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस ऐसी होंगी जो फुलफिल हो रही होंगी। कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, इसको खास ध्यान रखना, पूछा जाए या ना पूछा जाए स्टैंडर्ड कंडीशन तुम्हें लिख के ही आनी है। कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा इट शुड बी 298 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होगा इट शुड बी 1 atm और 1 बार। इसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन होगी इट मस्ट बी 1 मोलर। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm या 1 बार, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। ये सभी इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके ये पूरा बनता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड के बाद लिखा है हाइड्रोजन, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस इज बीइंग यूज्ड हियर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिर्फ नाम से समझा दे रही हूँ ताकि तुम आगे चल के सिर्फ इसका नाम देखो और नाम देखते ही ये सारी चीजें तुम्हारे ध्यान में आ जाए। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, लिख दी है क्या कंडीशन होती है। हाइड्रोजन का मतलब है डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस यूज हो रही होगी यहाँ पे, ठीक। शी बोलते हैं इसको, द शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज व्हाट मैम, ये एक प्रकार का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें डिफाइंड पोटेंशियल 0 वोल्ट का होता है। डू रिमेंबर इसका जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा मैम, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट का होने वाला है, याद रखना। ये वेरी शॉर्ट में बन सकता है कि पोटेंशियल कितना होता है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी 0 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यस, ये तो भूलना ही नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर ये चीजें हो रही हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स। तो जितने भी डिफरेंट हाफ सेल्स होते हैं उन सभी हाफ सेल्स में अगर हमें पोटेंशियल को डिटरमिन करना है, अगर हमें पोटेंशियल देखना है कि कितना यूज हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमिन करने के लिए हम पर्टिकुलरली इस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। सो दिस इज सिंपली यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट में हम ई सेल भी लिखते हैं, ई सेल या ई नॉट सेल। ई सेल तुम्हारा सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इनको डिटरमिन करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है हमारे पास में शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ शी। ये जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। मैम व्हाई डू वी टेक प्लैटिनम, वी टेक प्लैटिनम बिकॉज इट इज इनर्ट। हमें इनर्ट ही क्यों लेना है, क्योंकि अगर तुम इनर्ट नहीं लोगे, अगर तुम रिएक्टिव लोगे तो जो रिएक्टिव है वो बाकी सबके साथ भी तो रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि इसका तो नेचर है रिएक्टिव, सबके साथ रिएक्शन करेगा। और जब हमें इतनी सारी रिएक्शन मिलेंगी, उसके इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम किस किस प्रोडक्ट को संभालोगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी भाई प्रोडक्ट्स बढ़ने से। तो इसी वजह से हम इनर्ट लेते हैं ताकि हम जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोड वो फर्दर किसी और के साथ रिएक्शन ना करे, फर्दर हमें कोई एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट ना मिले। इस चीज के लिए हम इनर्ट लेते हैं ताकि ये अनरिएक्टिव हो और हमें जो चाहिए वो डिजायर्ड रिएक्शन, डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मिले। तो ये इनर्ट होता है। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, अच्छा इस फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को हम प्लैटिनम ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, या तो हम इसको फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम बोल सकते हैं या प्लैटिनम ब्लैक। ये कोटेड होता है कहाँ पे मैम, एक प्लैटिनम वायर पे।
तो इतनी चीज तुमको समझ आ रही है। ये कहाँ पे कोटेड होगा? प्लैटिनम वायर के साथ में बेसिकली इसको हम कोट कराते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये किस तरीके से एक्ट करता है, ये वाला जो है पर्टिकुलरली एक आपका कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैसे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है मैम? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इसमें रिएक्शन होगी और वो बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोसीड हो जाती है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस सप्लाई। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी अभी मैंने बताया था हम हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे। सो वी विल सी हाइड्रोजन गैस का सप्लाई कैसे होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है ओवर द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। लिख लो भाई कि जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तुम्हारा वो क्या है मैम? वो एक प्रकार का इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है उस पे हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाती है। ये इसका हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। 1 एटीएम याद है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये किस प्रेशर से पास कराई जाती है? 1 एटीएम के प्रेशर से हाइड्रोजन गैस तुम अपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे क्या करवाओगे मैम? हम पास ऑन करवाएंगे। ये हमारे पास हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में क्या मैम? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी? What would be the concentration? अच्छा, कंसंट्रेशन को अगर मैं सीधे सिंपल भाषा में बताऊं तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो या तुम अमाउंट भी लिख सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन या अमाउंट क्या होगा। तो कंसंट्रेशन डू रिमेंबर 1 मोलर ही लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सभी स्टैंडर्ड कंडीशन को फुलफिल करेगा। प्रेशर अभी हमने 1 एटीएम लिया था, कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे। सो जितने भी 1 मोलर H+ आयंस होंगे यूजुअली क्या बनाएंगे? HCl या फिर H2SO4, क्योंकि ये हमारे एसिड्स होते हैं। तो यहाँ से ये H प्रोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे या तो HCl से या तो सल्फ्यूरिक एसिड से। उसके बाद में ग्लास ट्यूब अरेंज किया जाता है। किस तरीके से हम ग्लास ट्यूब को अरेंज करेंगे? तो देखिए, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन एसिड सॉल्यूशन। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है? लेट अस सपोज यहाँ पे तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन है, H2SO4 का एसिडिक सॉल्यूशन है। अब H2SO4 के एसिडिक सॉल्यूशन पे तुमने क्या रखा? तुमने यहाँ पे प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। अभी इसमें देखो ये इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है मैम? इस सॉल्यूशन में डिप्ड है, इस एसिडिफाइड सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो इस तरीके से तुम्हारा इमर्ज्ड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन के बबल्स कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड के ऊपर तुमको हाइड्रोजन गैस के बबल मिलते रहते हैं। इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और चीज, अगर तुम्हें एग्जाम में लिख के आना तो ये डायग्राम भी बना सकते हो। मेक दिस डायग्राम और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन एट शी। जो शी पढ़ रहे हैं हम, इसमें किस तरीके की रिएक्शंस होती है? सी आपके 2 हाफ सेल्स होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं एनोड, एक होता है कैथोड। अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे पास में पहले होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड पे किस प्रकार की रिएक्शन होती है? ऑलवेज डू रिमेंबर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब जब ऑक्सीडेशन होगा तब तब वहां होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो भाई कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे मैम ऑक्सीडेशन ना होकर के रिडक्शन होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैथोड, तो कैथोड पे क्या होने वाला है मैम? कैथोड पे होने वाला है हमारे पास में रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कैथोड पे होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड इज ऑक्सीडेशन, कैथोड इज रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ऑक्सीडेशन देखोगे यानी एनोड पे, तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। ये देखो एरो के राइट साइड लिखा हुआ है यानी लॉस हो रहा है। तो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, एनोड पे ये रिएक्शन हो गई। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा रिएक्शन। तुम एक बार याद करो, इसका उल्टा कैथोड के लिए लिख लो। तुम सिर्फ एक रिएक्शन याद कर लो, ये वाली कैथोड पे बिल्कुल उल्टी लिख के आना है तुम्हें। जैसे कि इधर है हमारे पास 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कन्वर्ट हो जाएगा मैम? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। बिल्कुल इसकी उल्टी रिएक्शन, यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल उल्टी रिएक्शन होगी कैथोड पे। तो तुम्हें एक रिएक्शन याद करनी है एनोड वाली, कैथोड की जस्ट उल्टी है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बता चुकी हूँ, फिर से देख लो। कंसेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार दोनों चलेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या हम बोल सकते हैं 298 केल्विन होना चाहिए। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा? याद रखना है कि पोटेंशियल 0 वोल्ट ही होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, ये हमारा 0 वोल्ट होता है एंड ये इंपॉर्टेंट है। इन सारी कंडीशंस को तुम्हें ध्यान से ही याद रखना है।
चलो अब हम देख लेते हैं इसका वर्किंग, किस तरीके से ये काम करेगा। सो शी इज कनेक्टेड टू अनदर हाफ सेल वाया अ सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है मैम, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दूसरे हाफ सेल से कनेक्टेड होता है। एक बार बना के दिखाऊं, ये देखो, ये है मान लो शी, अब ये हमारे पास है दूसरा इलेक्ट्रोड, अब ये तुम्हारे पास में क्या होगा मैम, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होगा। हमने ये क्या बना दिया मैम, आपने ये बना दिया है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में बेटा KCl भी हो सकता है, सॉल्ट ब्रिज में तुम्हारा KNO3 भी हो सकता है, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। व्हाट इज दिस, ये मैम सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशंस तो बेटा आपके होते ही होते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन HCl H2SO4 कोई सा भी सॉल्यूशन दिख सकता है तुम्हें यहाँ, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन तो मैम होंगे ही होंगे। और साथ में क्या होता है, और मैम ये होता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड भी होता है, और क्या होता है मैम, यहाँ इलेक्ट्रोड भी होता है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होंगे। जो शी होता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के थ्रू कनेक्टेड होता है वाया दिस सॉल्ट ब्रिज। ये दो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके रखता है। इसको सॉल्ट ब्रिज का काम एक और होता है कि इट न्यूट्रलाइजेस द इनर सर्किट। ये जो हमारा इनर सर्किट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, या इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है एक तरीके से। दूसरा चीज, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो वोल्ट मीटर होते हैं, और इस वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, वाया दिस वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई सेल, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, बता चुकी हूँ। टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज इन ई नॉट सेल, ये हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो आगे से सवाल पूछा जाए कि इसके थ्रू तुम मेजर क्या कर रहे हो, हम ई नॉट सेल को मेजर कर रहे हैं, याद रखना ये चीज। और इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था, सेम वही डायग्राम तुम्हारा एग्जाम में बन के आना चाहिए। एग्जाम में अगर डायग्राम बना के आओगे तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, मेक श्योर। एप्लीकेशंस देखिए अभी, तो इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, यानी जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनका अगर हमें ई नॉट सेल निकालना है तो उनके ई नॉट सेल को निकालने के लिए हम पर्टिकुलरली इसका यूज करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ना, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की स्टडी करना, ये सारे के सारे हमारे कुछ एप्लीकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी। अब अगर हम बात करते हैं अपने ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में, तो नेक्स्ट आपका सवाल होगा ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है मैम। सुनिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे काम करते हैं कि ग्लास इलेक्ट्रोड की क्या डेफिनेशन होती है। सो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो आपका पीएच सेंसिटिव इलेक्ट्रोड होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ पीएच सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये हमारे पास यूज किया जाता है टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यानी पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन के लिए पीएच अलग अलग है और वही हमें मेनली डिटरमिन करना है, तो इसी को हम पीएच सेंसिटिव इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी इसको हम किस चीज के साथ यूज करते हैं, मेनली इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम बेसिकली ये यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहने वाला है, किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से कंस्ट्रक्शन सुनना है। सबसे पहली चीज तो थिन ग्लास मेम्ब्रेन का ये बल्ब होता है, मतलब ये बना किससे होता है, ये एक थिन ग्लास से मिलकर बना होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अब ये सेंसिटिव है H+ आयन के लिए, पता है हमें, स्पेशल सोडा लाइम और सिलिकेट ग्लासेस। ठीक है, उसके आगे हम इसके इंटरनल सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो 0.1 मोलर HCl या फिर कोई अदर स्टैंडर्ड एसिड आप यहाँ पर ले सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स अ सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड ये होता है AgAgCl इलेक्ट्रोड। उसके अलावा आप इंटरनल रेफरेंस के रूप में इसका यूज कर सकते हो। अगर हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट सॉल्यूशन हुज पीएच इज टू बी मेजर्ड, यानी एनालाइट जिसका पीएच आपको मेजर करना है वो आपका टेस्ट सॉल्यूशन होता है या एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है। अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम क्या लेंगे, यूजुअली कैलमल इलेक्ट्रोड लेते हैं। कैलमल इलेक्ट्रोड किसका मिलकर बना होगा, कैलमल इलेक्ट्रोड Hg और Hg2Cl2 का बना होता है, याद रखना। कैलमल इलेक्ट्रोड Hg मर्क्यूरी यानी Hg2Cl2 का बना होगा। वोल्ट मीटर या फिर पोटेंशियोमीटर होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी भी अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर
या फिर पोटेंशियोमीटर का यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम फाइनली देख लेते हैं इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। सबसे पहली चीज तो पोटेंशियल डेवलप होता है किस किस के बीच में, अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन ड्यू टू सिलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन आयन। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वो ग्लास इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में किया जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का फेमस एग्जांपल है शी, पूरा पढ़ चुके हैं, और दूसरा ग्लास इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है जो हम बाद में देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड करती है। व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि नर्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अच्छा नर्स्ट होता क्या है, चलो मैं बता देती हूँ। नर्स्ट है आपका ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन तुम्हारे सामने जो लिखी है इसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ई सेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन आपके पास कांस्टेंट है, ये है आपके पास लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। इसी को हम के कंसीडर कर सकते हैं, यानी जो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी इसको लॉग के लिख लिया हमने, केसी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया मैम, ये बेसिकली हमारे पास में पूरी की पूरी नर्स्ट इक्वेशन हो गई। अरे रेज हो जा भाई, लॉग केस, ये हमारे पास में पूरी की पूरी नर्स्ट इक्वेशन हो गई। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सो आई थिंक इतना पोर्शन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पीएच सेंसिटिव होता है तो किसी भी सॉल्यूशन का बहुत इजीली हम पीएच मेजर कर सकते हैं, कई फार्मास्यूटिकल्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी। यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें एसिड बेस और प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स, हर प्रकार के टाइट्रेशन में आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो चाहे तुम्हारी इंडस्ट्री हो, चाहे तुम्हारा एकेडमिक हो या लैब हो, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वन बाय वन सबके एडवांटेजेस देखने। शी का अगर मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो शी इज वेरी मच स्टेबल, यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इट इज अ वेरी वेरी नाइस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका रिप्रोड्यूसिबल पोटेंशियल की तरह काम करता है। ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ये काफी ज्यादा फास्ट है, काफी सेंसिटिव भी होता है, एक्यूरेट है और सुटेबल है फॉर अ वाइड पीएच रेंज। वाइड अमाउंट ऑफ पीएच रेंज के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है तुम्हारा ग्लास इलेक्ट्रोड। एंड आई थिंक इतनी चीजें तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलो आगे मूव ऑन करें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास में है, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैम पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट नाम से आए तो घर परेशान मत होना, KMnO4 ही है ये। सी KMnO4 से काफी सारे सवाल बनते हैं। किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं चलो देखते हैं। हमें क्या करना है, KMnO4 का यानी पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लो। चाहे तुम्हारा KMnO4 के बारे में बात हो रही हो, चाहे तुम्हारे K2Cr2O7 के बारे में बात हो रही हो, दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन। डिटेल में पढ़ के आए हो रिडॉक्स टाइट्रेशन, वाइडली यूज किए जाते हैं दोनों के दोनों। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो KMnO4 होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में। तो मैम प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए पहली चीज तो ये कि हाई मोलिकुलर वेट वाला होना चाहिए। दूसरी चीज तो ये कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए। और तीसरी चीज तो ये कि वो प्योर होना चाहिए
और वो स्टेबल होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तब तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, लेकिन जो आपका KMnO4 होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना प्राइमरी आपका सोल्यूशन। सो इट स्लोली डिकम्पोजेज इन सोल्यूशन। तो अगर हम इसको सोल्यूशन में डाल देंगे तो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। अगर स्पेशली अगर आप इसको लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में डालोगे तो और जल्दी आपका डिकम्पोज होगा। और जितना भी KMnO4 है ना, ये लाइट की प्रेजेंस में आप बोल दो या फिर आप हीट के प्रेजेंस में बोल दो, ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके MnO2 बना लेगा, मैंगनीज ऑक्साइड बना लेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या निकला? इट्स एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी डिटरमिन्ड, जो आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो यूज करने से पहले। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन ना हो, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसको यूज करने से पहले, बिफोर यूजिंग KMnO4, तुम इसको स्टैंडर्डाइज करो किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन के साथ। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। हम KMnO4 को स्टैंडर्डाइज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके साथ में प्रॉब्लम है, ये डिकम्पोज हो रहा है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए हम इसमें कर रहे हैं ये सॉल्यूशन, यानी इसको स्टैंडर्डाइज। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करना। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हम बेसिकली क्या लेंगे? तो देखो KMnO4 हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में हम ले सकते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए आप ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हो या फिर सोडियम ऑक्जेलेट ले सकते हो। क्या होते हैं दोनों? ये हो गया तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में ले सकते हो, या सोडियम ऑक्जेलेट जो कि ये हो जाता है। यानी हमको क्या करना है मैम? हमें पोटेशियम परमैंगनेट को स्टैंडर्डाइज करना है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में मिल सके। उसको स्टैंडर्डाइज करने करेंगे किसके साथ में? स्टैंडर्डाइजिंग एजेंट के साथ में, जो हम ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट भी ले सकते हैं। वाई ऑक्जेलिक एसिड क्यों ले रहे हैं? ऑक्जेलिक एसिड क्योंकि मैम ये प्योर है, काफी स्टेबल है, नॉन हाइड्रोस्कोपिक है, इजीली वेग हो जाता है, यानी वो सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो प्रॉपर्टी किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो इसी वजह से हम ये ले रहे हैं। इसके अलावा इट रिएक्ट्स क्वांटिटेटिवली विद KMnO4 अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये हमारे पास में रीजन है, इस वजह से हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी बता दो, किस प्रिंसिपल के अंडर ये सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ध्यान से सुनिए। द रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो आपकी KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड के बीच में होती है। KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 टेस्ट सॉल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा क्या है? ऑक्जेलिक एसिड आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी कुछ इस प्रकार से, ये रिएक्शन होगी जिसमें 2MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2, यानी ऑक्जेलिक के साथ में रिएक्शन किया, जिसमें एसिडिक मीडियम में हुआ, हमारे पास में क्या बन गया मैम? Mn+2, कार्बन डाइऑक्साइड जो थे वो निकल गए, पानी यहां से रिलीज हो गया, यानी क्या कन्वर्ट हो गया मैम? ये Mn+2 में कन्वर्जन आ गया। ये रिएक्शन थी तुम्हारी पूरी स्टैंडर्डाइजेशन की। तो KMnO4 ने कैसे एक्ट किया? ये जो KMnO4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और ऑक्जेलेट आयन कैसे एक्ट कर रहा है? ऑक्जेलेट आयन मैम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर से सुनो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। रिएक्शन क्या रिक्वायर्ड है मैम? हीटिंग है, जिसमें 60 से 70 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग चाहिए होती है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, ताकि ये कंप्लीट रिएक्शन हो सके। उसके अलावा हम ऑपरेटर्स क्या क्या लेंगे एंड रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हैं? तो इजी है, आप स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ले सकते हो, स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ले सकते हो, इतने नॉर्मल का लेना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में आप सोडियम ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड का यूज करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है मैम? ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होगी, इसीलिए हमको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा। कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ब्यूरेट लेंगे, पिपेट लेंगे। उसके अलावा वाटर बाथ करवाना पड़ता है हमें। वाटर बाथ क्यों करवाएंगे? टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए, टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें वाटर बाथ भी करवानी पड़ती है। सो ये कुछ हमारे रिएजेंट एंड ऑपरेटर्स हो गए। क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा ये? देखो, सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन करवाते हैं। कैसे? डिसॉल्व कर देंगे हमारे ऑक्जेलिक एसिड को वाटर में। क्या किया हमने? पानी लिया, पानी के अंदर अपने ऑक्जेलिक एसिड को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या डालेंगे मैम? उसके बाद क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो ऑब्वियस सी बात है हम डाइल्यूटेड H2SO4 डालेंगे, एंड डाइल्यूटेड रेशियो होगा वो 1:1 का ही होगा।
हमने एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 और बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड को अच्छे से डाइल्यूट कर दिया, यानी प्रिपरेशन हो गई। अगला हमारे पास में होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्लेस द सॉल्यूशन इन अ वाटर बाथ। जो भी आपने सॉल्यूशन यहाँ प्रिपेयर किया है उसको एज इट इज उठा के वाटर बाथ करवा देंगे। ये पर्टिकुलरली 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ये करवा क्यों रहे हैं? टू मेंटेन द टेम्परेचर। ये करवा किस लिए रहे हैं? टेम्परेचर को हम मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन फिल ब्यूरेट विद KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन के साथ में हम क्या करेंगे? अपने ब्यूरेट को फिल कर देंगे और धीरे 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 उसको टाइट्रेट होने देंगे और कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा टाइट्रेशन इजीली हो और जैसे ही कलर चेंज हो हमें पता चल जाए। फिर लास्ट में आपको एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। कैसे? जो आपका सॉल्यूशन है जिसको आप घुमा रहे हो, मिक्स कर रहे हो, वो कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा और जैसे ही तुमको पिंक कलर मिला तुम तुरंत बोल दोगे कि भैया एंड पॉइंट आ गया। बस फिर क्या था? एंड पॉइंट आ गया, आपको रिजल्ट मिल गया। और यहाँ पे याद रखना है KMnO4 ने एक सेल्फ इंडिकेटर के जैसा काम किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं कई बार तुमको बता चुकी हूं कि यहाँ पे क्या हुआ है मैम, यहाँ KMnO4 ने एक सेल्फ इंडिकेटर के रूप में काम किया है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये खुद ही इंडिकेटर के जैसे काम कर रहे हैं। हम बाहर से किसी भी एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इंडिकेटर। ये जो खुद ही है ये एनालाइट भी बन जा रहा है हमारा और इंडिकेटर भी बन जा रहा है। इसी को हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। आप सेरिक सल्फेट भी ले सकते हो सेल्फ इंडिकेटर, हम KMnO4 भी ले सकते हैं। हेयर वी हैव टेकन KMnO4 जो आपको पिंक कलर देता है। तो इसको बेसिकली 2-3 बार कंसिस्टेंट टाइट्रेशन होने देंगे। जैसे ही टाइट्रेशन हो गया कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट अगर क्योंकि नॉर्मेलिटी के टर्म्स में ले आया है तो कैलकुलेशन होता है N1V1 इज इक्वल्स N2V2। अगर मोलैरिटी के टर्म्स में लोगे ये है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, बट यही सेम चीज तुमको करनी है अगर मोलैरिटी के टर्म्स में। तो मोलैरिटी के टर्म्स में कैसे करोगे मैम? हम करेंगे M1V1 इज इक्वल्स M2V2। ये फॉर्मूला लगा के फर्दर हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4, V1 है उसकी वॉल्यूम, N2 है नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक V2 उसका वॉल्यूम है। ठीक, चलो अगला सवाल हमारे पास आता है एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर की थ्योरीज है बेटा, ये नॉर्मल एसिड बेस थ्योरीज ना नहीं होके इंडिकेटर की थ्योरीज है, कंफ्यूज मत होना। एसिड बेस थ्योरीज आर डिफरेंट, एसिड बेस थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स आर डिफरेंट। तो ये इसी वजह से मैं स्पेसिफिकली ये सवाल को लेकर आई हूं क्योंकि ये नॉर्मल थ्योरीज ना होके हमारी इंडिकेटर वाली थ्योरी, तो इनको बहुत बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कलर को चेंज कर देंगे। अब इंडिकेटर का तो सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी सैंपल के साथ डालोगे उसमें कलर चेंज हो जाएगा, आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे गया, सिंपल सी बात है कि एंड पॉइंट आपको दिख गया, है ना? तो यही कलर चेंज होता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे सॉल्यूशन के पीएच पे कि क्या हमारे पास में सॉल्यूशन का पीएच रहने वाला है। दे आर जनरली वीक एसिड्स और बेसिस। ये कैसे हो सकते हैं? ये मैम जनरली वीक एसिड्स भी हो सकते हैं या फिर वीक बेसिस भी हो सकते हैं। एंड दे एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर्स को बेसिकली देते हैं ये, इन्हीं को हम इंडिकेटर बोलते हैं। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स के बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज थे, बहुत सारे लोगों ने दिए। We will simply write there are 3 main theories explaining the color change of indicator। 3 थ्योरी थी जो इंडिकेटर के कलर चेंज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। ये बताती हैं कि कैसे किस तरीके से आपका ये जो इंडिकेटर है वो चेंज करेगा अपना कलर। ये 3 थ्योरीज हैं, तीनों हमें पढ़नी है ध्यान से। पहली आ गई तुम्हारी ओस्टवाल्ड थ्योरी। व्हाट इज ओस्टवाल्ड थ्योरी? ओस्टवाल्ड थ्योरी को एसोसिएशन डिसोसिएशन थ्योरी भी बोलते हैं। लॉन्ग में आएगा, सारी थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी, बहुत लेंदी होगा ये सवाल, बहुत अच्छे से लिखना। लेकिन शॉर्ट में भी तुमसे ओस्टवाल्ड सिर्फ पूछा जा सकता है। तो पहली थ्योरी तुम्हारी हो गई ओस्टवाल्ड थ्योरी। इंडिकेटर की सबसे अच्छी और सबसे मेन थ्योरी यही होती है। पहली बात तो ओस्टवाल्ड थ्योरी का प्रिंसिपल क्या होता है? देखो जी, इंडिकेटर हमें इन्होंने बताया कि वीक एसिड होता है। इन्होंने क्या बताया? मेनली मैम इसने सिर्फ इतना बताया कि जो हमारा इंडिकेटर होता है वो क्या होता है? इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा मैम? वीक एसिड है, पानी में डिसोसिएट होगा। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास है HIN। अगर हम इसको पानी में डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट होने के बाद H+
भाई एसिड है तो H प्लस तो देगा ही देगा, साथ में क्या दे देगा मैम आयन माइनस। ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास में एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई थी सारी की सारी। उसके बाद में जो हमारे पास में HIN होता है उसका कलर क्या है मैम रेड है, तो जो आयन माइनस बचा उसका कुछ और कलर हो जाता है, दैट इज से येलो। जैसे हमारे पास HIN था, हमने इसको डिसोसिएट किया, हमारे पास में H पॉजिटिव तो साइड में निकल गया, आयन माइनस अलग हो गया। अगर आपका HIN जो है इसका कलर रेड है तो बच्चा आयन माइनस का कलर क्या होगा मैम, कुछ और होगा, ये हो जाएगा आपका येलो कलर। So the color of the solution depends on the ratio, कि क्या भाई रेशियो है और किस चीज से किस चीज में आपका बदल रहा है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि क्या पर्टिकुलरली तुम्हारा कलर होने वाला है। अगर आप इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करो तो कुछ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो जो एरो के इस साइड होते हैं वो क्या होते हैं प्रोडक्ट, जो इस साइड होते हैं वो रिएक्टेंट। तो अगर हम इनका Ka निकालेंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में ये ले लेंगे, प्रोडक्ट के रूप में ये ले लेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारा ये है, सो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तुम्हारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, जरूर एक्सप्लेन करके आना एग्जाम में। उसके अलावा अगर आपकी कंसेंट्रेशन HIN की इसकी अगर इसके बराबर हो जाती है तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा दोनों कलर का, दैट इज ट्रांजिशन पॉइंट। और पीएच का ट्रांजिशन पॉइंट किसके बराबर होगा, इंडिकेटर के pKa के बराबर। दोनों केसेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी के अलावा जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है ये होती है तुम्हारी हेमेट थ्योरी। हेमेट थ्योरी को आप रिएक्शन थ्योरी भी बोल सकते हो। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, एक प्रकार का एक्सटेंड वर्जन है ओस्टवाल्ड का, यानी एक्सटेंड करती है ओस्टवाल्ड थ्योरी को, क्योंकि इन्होंने प्रोटोनेशन इक्विलिब्रिया के बारे में भी बता दिया। H प्लस कंसेंट्रेशन के टर्म्स में कुछ चीजें जो ओस्टवाल्ड मिस कर गए थे वो हेमेट ने बता दी। तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि जो हेमेट थ्योरी थी वो ओस्टवाल्ड का ही एक्सटेंडेड वर्जन थी, जिसमें इन्होंने प्रोटॉन इक्विलिब्रिया के बारे में बात की है। फॉर इंडिकेटर HIN जो कलर डिपेंड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मैम हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ कंसेंट्रेशन पे। उन्होंने ओस्टवाल्ड ने बताया कि कंसेंट्रेशन पे कलर्स डिपेंड कर रहे थे, लेकिन हेमेट ने करेक्ट किया यहाँ पे उनको, और हेमेट ने बताया कि इनका जो कलर डिपेंडेंसी थी वो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी पर भी होगी, ना कि सिर्फ इनकी कंसेंट्रेशन पर। सो दिस ट्रांजिशन रेंज ऑफ एन इंडिकेटर की अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो इसमें देखिए इसका मेनली इन्होंने बोला कि जो pH होगा that would be equal to pKa plus minus 1. तो they observed color depends on the relative concentrations of HIN as well as IN minus. इनके एडवांटेज ये थे कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि why indicator have slight different colors in different solvent, कि अलग अलग solvent के साथ इंडिकेटर तुम्हारे अलग अलग कलर कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। अगली जो थ्योरी थी थर्ड और लास्ट थ्योरी, दैट वाज क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड या आयंस थ्योरी। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब इस थ्योरी में क्या होता है मैम बताइए, सुनिए। सबसे पहले तो कुछ इंडिकेटर्स जो होंगे दे चेंज कलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अलोंग द प्रोटॉन ट्रांसफर, तो इनकी वजह से इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं। जैसे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स इंडिकेटर में आपका फेरोइन यूज किया जाता है, फेरोइन इज अ बेस्ट रेडॉक्स इंडिकेटर, ये एक्सप्लेन कर सकता है। या स्टैंडर्ड एसिड बेस्ड इंडिकेटर जितने भी होंगे वो उन सभी में हो सकते हैं। एंड दिस थ्योरी इज लेस कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा आपका हेमेट एंड ओस्टवाल्ड यूज की जाती है। एग्जाम्पल कॉमन एसिड बेस्ड इंडिकेटर के ये है, और इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तुम स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एग्जाम में बना के आना। अगर तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा, बेसिक में येलो, ये पीएच होगा। मिथाइल रेड है, एसिडिक में भी रेड देगा, बेसिक में सेम कलर होगा, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो चाहे रेड हो, पीएच थोड़ा सा चेंज होगा। फिनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में पिंक होता है, इसका पीएच 8 से 10 होता है, काफी ज्यादा होगा। अगर ब्रोमोथाइमोल ब्लू के बारे में बात करोगे तो एसिडिक मीडियम में येलो होगा, बेसिक मीडियम में ब्लू होगा। 6 से 7.6 का हमें ये पीएच देने वाला है। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल पे।
हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या कह रहे हैं, अगला सवाल मैम हमारे पास में है क्वेश्चन 5 दैट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स। तो जितने भी अलग अलग हमारे मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अच्छा सवाल है ये भी, बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज तो इम्प्योरिटीज अनइंटेंडेड सब्सटेंस होते हैं, यानी जो हम चाहते नहीं हो लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में अनइंटेंडेड सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं, जिनको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स, they are present in pharmaceutical products which can affect safety, efficacy, stability और quality। मतलब भाई जहां जहां impurities मिलेंगी वहां वहां सेफ्टी का तो रोल आएगा ही ना। हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर ड्रग में इम्प्योरिटी है तो वो ड्रग तो हमारी बॉडी में कितने साइड इफेक्ट ला सकता है। तो ये अनइंटेंडेड प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, बाय प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, जो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं इन्हीं इम्प्योरिटीज का क्लासिफिकेशन करना है तो इन इम्प्योरिटीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे टर्म्स में, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। व्हाट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जितनी भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं ये ड्रग से रिलेटेड होती है, यानी जितनी भी ड्रग्स होंगे, जितनी भी मेडिसिन होंगी, उसमें प्रेजेंट सभी इम्प्योरिटीज को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल में इम्प्योरिटी आ गई, इंटरमीडिएट में आ गई, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ गई, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो हमारी मेडिसिन में, हमारी ड्रग्स में पाई जाती हैं। अगला इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे कि मेटल आयंस, जैसे रिएजेंट्स, जैसे कैटलिस्ट या सॉल्ट, ये सब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। सिमिलरली रेजिडुअल सॉल्वेंट्स भी इम्प्योरिटी के जैसे काम करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो सिंथेसिस के से बचे रह जाते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में, ये रेजिडुअल्स कहलाते हैं। उसके अलावा माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये किसके तरह काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है मैम इम्प्योरिटी का काम करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास में बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, एंडोटॉक्सिन्स हो गए। सोर्सेस क्या है इम्प्योरिटीज के, ये तो आपने बता दिया इम्प्योरिटी क्या होती है, आपने ये भी बता दिया कहां से आती है। सोर्सेस क्या है ये बताइए, रॉ मटेरियल्स, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वहां से इम्प्योरिटी मिल सकती है। जैसे ये ओरिजिनेट हो सकती है स्टार्टिंग मटेरियल से, स्टार्टिंग मटेरियल को ही हम रिएक्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ये ओरिजिनेट हो सकती है रिएजेंट से, है ना, इन सभी से ओरिजिनेट हो सकती है। जैसे कि किसी भी हैवी मेटल के ट्रेसेस में कभी भी अगर हम रॉ मटेरियल में देखेंगे या अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स में जनरेट हो सकती हैं। सिंथेसाइज कैसे कर, सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस, ये कैसे होता है, देखिए इनकम्प्लीट रिएक्शंस जो होंगी, जो प्रॉपर्ली नहीं हो पाई हैं, या साइड रिएक्शंस, या जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं सिंथेसिस के दौरान, उन सभी से इम्प्योरिटीज जनरेट हो सकती है। जैसे आइसोमर्स के रूप में टाउटोमर्स या डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट, या फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसोअमीन्स फ्रॉम अमीन्स, तो ये सारे आपके इम्प्योरिटीज जनरेशन है। उसके अलावा स्टोरेज के, मतलब उस किसी भी मेडिसिन को रखते हैं जब हम उसको स्टोर करके, वहां पे डिग्रेडेशन हो सकता है। किसी भी दवाई का, किसी मेडिसिन का, यानी किसी भी ड्रग का डिग्रेडेशन होता क्यों है, क्यों कोई ड्रग डिग्रेड होता है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से। अगर मॉइस्चर पहुंच जाता है तो दवाई में यानी ड्रग में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है और वो खराब हो जाता है। अगर एयर है यानी हवा पहुंच गई, हवा से चीजें खराब हो जाती हैं। लाइट पहुंच गई, कुछ फोटोकेमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडेशन से खराब हो जाता है। या फोटो डिग्रेडेशन यानी लाइट की प्रेजेंस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो डार्क मीडियम में रखनी होती है, कुछ रिएक्शंस जो डार्क मीडियम में ही प्रोसीड होती है। लाइट पहुंच गई, हल्की सी भी सनलाइट, खराब हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। या हाई टेम्परेचर पे हमने रख दिया, जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको चाहिए कोल्ड मीडियम, हम रख रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, थर्मल डिग्रेडेशन होगा, खराब हो जाएगी। जैसे तुम्हारी मेडिसिन होती है एस्पिरिन, हर कोई खा चुका होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड मिलकर बना होता है। तो ये भी कई सारे तरीकों से, इन सभी तरीकों से क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकती है और इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा तुम्हारा कैटलिस्ट हो गया एंड रिएजेंट्स हो गया। देखो जितने भी हमारे पास में रेजिडुअल मेटल कैटलिस्ट है, मतलब रेजिडुअल मेटल कैटलिस्ट का मतलब हो गया पैलेडियम, निकेल, या जितने भी केमिकल रिएजेंट्स हैं, ये सारे के सारे सिंथेसिस के बाद भी रिमेन रह जाते हैं एंड लीड्स टू इम्प्योरिटी। क्या रह जाता है इनकी वजह से, इम्प्योरिटी। एक्सिपेंट्स एंड एडिटिव्स भी होते हैं, जैसे कि इम्प्योरिटी कैन कम फ्रॉम बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव, ल्यूब्रिकेंट, या जितने भी हम कलरिंग एजेंट वगैरह ऐड ऑन करेंगे, इन सब की वजह से हमें इम्प्योरिटीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन, हमारे एनवायरमेंट में जितनी डस्ट प्रेजेंट होती है,
मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन यानी आसपास एयर में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये सबके सब हमें इम्प्योरिटीज लीड कर सकते हैं। इम्प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे अगर हम, या उसमें एयर पहुंच गई, आपकी इम्प्योरिटी लीड हो सकती है। तो प्रोसेसिंग कंडीशंस क्या होती है ये समझ लीजिएगा। अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लाइट या पीएच फॉर्मुलेशन, इनकी वजह से हमें पॉलीमॉर्फिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ड्रग का डिकम्पोजिशन देखने को मिल सकता है, कॉन्टेमिनेशन देखने को मिल सकता है, राइट। देन आता है माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना, कि अगर हमारी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपरली ना हुई हो, स्टेरिलाइज करते हैं ना ताकि कोई भी माइक्रोब जिंदा ना रह जाए, सब मर जाए, अगर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो ये कॉन्टेमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अभी तक जितना भी पढ़ाया उसका समरी। जो जो मैंने पढ़ाया ये रही तुम्हारी पूरी समरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर एग्जाम में आए बस ये लिख के आ जाना, 100% फुल मार्क्स लेकर आओगे तुम। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। अगला सवाल है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएमई। डीएमई एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। अब इस पूरे ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की हमें कंप्लीट मैकेनिज्म यहां पर क्या करनी है, मैम आपको एक्सप्लेन करनी है। चलो करें। सो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएमई बोलते हो आप। सो डीएमई की डेफिनेशन बताइएगा। डीएमई जो होगा यानी जो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, एक प्रकार का वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है विच इज यूज्ड इन द पोलेरोग्राफी। सबसे खास बात, पोलेरोग्राफी में हम डीएमई को यूज करते हैं जहां पे मर्करी ड्रॉप्स को यूज करना होता है कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ कैपिलरी एंड सर्व एज द इलेक्ट्रोड सरफेस। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है तो सीधी सी बात है हम यहाँ मर्करी का ही यूज कर रहे होंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, सबसे पहले तो एक मर्क्यूरी रिजर्वायर होता है। मर्क्यूरी रिजर्वायर क्योंकि हम यहाँ डीएमई पढ़ रहे हैं, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, तो एक ऐसा रिजर्वायर जो पूरे मर्क्यूरी को स्टोर करके रख सके, तो ये रिजर्वायर का काम होगा। फिर कैपिलरी टिप होती है जिसमें मर्करी फ्लो होती है फाइन कैपिलरी की तरह एक कांस्टेंट रेट पे टू फॉर्म सक्सेसिव ड्रॉप्स। उसके अलावा तुम्हारा इलेक्ट्रोड का असेंबली होगी जिसमें ड्रॉप फॉल्स होती है किसी भी सॉल्यूशन में जो कि एनालाइट यानी टेस्ट सॉल्यूशन को कंटेन करता है। एनालाइट बोल दो या आप बोलो टेस्ट सॉल्यूशन। उसके अलावा कनेक्टेड होते हैं ये पोटेंशियोस्टैट से या फिर किसकी लिए, पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। देन ऑक्सिलरी एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अब इनका काम क्या है मैम, दे विल कंप्लीट द इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट। ठीक है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, यहां से शॉर्ट नोट्स में भी सवाल आ सकते हैं, सो इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। Each mercury drop forms a fresh smooth electrode surface, पता है हमें ये चीज। उसके बाद में इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज जो भी सॉल्यूशन में होंगी उन सबकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ड्रॉप सरफेस पे। एज द ड्रॉप ग्रोज, जैसे जैसे ड्रॉप ग्रोज होती जाती है सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा जो कि आपके डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। जस्ट बिफोर द ड्रॉप फॉल्स, ड्रॉप गिरने के जस्ट पहले वाली कंडीशन पे इसको नए ड्रॉप से रिप्लेस कर दिया जाएगा जिसकी वजह से जितने भी कॉन्टेमिनेशन होते हैं वो हमारे प्रिवेंट हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है डीएमई यानी ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के, अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, जैसे कि रिन्यूएबल सरफेस हमें मिलेगी, मतलब हर एक ड्रॉप एक न्यू इलेक्ट्रोड बना देती है जिसकी वजह से कंटेमिनेशन नहीं होता। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यस, यूनिफॉर्म सरफेस एरिया होता है, एक्यूरेटली आप करंट को मेजर कर सकते हो। लार्ज ओवर पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन यानी मिनिमाइज करती है इंटरफेरेंस जो भी प्रोटॉन के रिडक्शन से हमें मिलता है। लीनियर डिफ्यूजन मतलब इट अलाउज वेल डिफाइंड लिमिटिंग करंट, तो ये आपका लीनियर डिफ्यूजन हो गया। कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं जैसे कि पोलेरोग्राफी या वोल्टामेट्री टू डिटरमिन द ट्रेस मटेरियल, जितने भी ट्रेस मटेरियल है उन सबको, जैसे कि पीबी, जिंक, कैडमियम, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें रेडॉक्स बिहेवियर पढ़ना है किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्पीशीज का तो हम कर सकते हैं। या अगर हमें ड्रग सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन करना है, हैवी मेटल बतानी है एनवायरनमेंट में, फार्मास्यूटिकल्स में, तब आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर काइनेटिक स्टडीज करनी है आपको, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक या कोई रिएक्शन किस स्पीड से जा रही है, किस स्पीड से उसका कंप्लीशन हो रहा है, इसके थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, अब हमारा अगला सवाल है राइट अ नोट ऑन एल्कलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। बहुत बढ़िया सवाल। देखो शॉर्टकट बताऊं, एल्कलीमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एल्कली का उल्टा एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन तुम डिटरमिन करोगे बाय यूजिंग बेसिक सॉल्यूशन। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो वो एसिडिमेट्री हो जाएगा, बिल्कुल वाइस वर्सा। सो
अगर हम एल्कलीमेट्री के और एसिडिमेट्री के डेफिनेशंस देखेंगे तो एसिडिमेट्री में क्या होता है, एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस। यानी यहाँ पे हम किसी बेसिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं। यूज किसका करेंगे, किसी ना किसी एसिड सॉल्यूशन का, कहा जाता है एसिडिमेट्री। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन कर देना HCl के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्कलीमेट्री में एल्कली का उल्टा एसिड, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन डिटरमिन करते हैं किसकी, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की बाय यूजिंग अ बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, एल्कलीमेट्री हो गया। देखा, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। खास चीज इनका प्रिंसिपल क्या होता है, सुनिएगा। बोथ मेथड्स आर बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों के दोनों मेथड तुम्हारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड है बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, जो कि एक एसिड एंड एक बेस के बीच में होते हैं। जैसे कि एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, क्या बनता है मैम, सॉल्ट बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन कहलाती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड द इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर। बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो भाई, ये आ गया तुम्हारा समरी। ये समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो तुम इंडिकेटर के रूप में मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड कलर कौन सा चेंज होगा, रेड से येलो, और अगर फिनोल्फ्थालीन लोगे तो कलरलेस से पिंक। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस ले रहे हो तो मिथाइल ऑरेंज ले सकते हो, रेड से येलो चेंज हो जाएगा। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो फिनोल्फ्थालीन ले सकते हो, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। वीक एसिड एंड वीक बेस में कभी कोई डायरेक्ट इंडिकेटर यूज नहीं होता, यहाँ यूज होते हैं आपके मिक्स्ड इंडिकेटर, या जनरली हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू इनका डिटर्मिनेशन करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। एग्जाम्पल्स तो हालांकि हम देख भी चुके थे। एसिडिमेट्री में NaOH को विच इज अ बेस टाइट्रेट किया जाता है एक एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ले लेंगे जो कलरलेस से पिंक देगा, या इसका कलर लिख लो। कौन सा कलर देता है मैम, कलरलेस से पिंक कलर देता है। अगर तुम एसिड का और NaOH का कराओगे तो हम मिथाइल ऑरेंज के थ्रू ये कर सकते हैं। So बेटा that is it and that is all about this particular session। इसी के साथ तुम्हारा पूरा ये सेक्शन खत्म हो चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं सारे तुमको फ्री PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।